A very good morning to all the students. In the last lecture, we have discussed about the gene expression in prokaryotes. So, let's begin with the same topic. What is the difference between induction and repression operon system? I have mentioned there that you have to discuss, you have to solve that topic, difference between induction and repression. चलो स्टार्ट करते हैं कि मैं स्टार्ट करती हूँ, आप भी एक बार सोचना कि मैम जो बोल रही है कि वो कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. इंडक्शन और रिप्रेशन ये दोनों कौन से में था? इंडक्शन था लैक ऑपेरॉन में और रिप्रेशन था अपना किस में? ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में. ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि इंडक्शन जो था वो था लैक ऑपेरॉन के स्टिमुलेट करने से, किसी मेटाबोलाइट के एंट्री करने के बाद. फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो इंडक्शन ऑपेरॉन सिस्टम था वो था लैक ऑपेरॉन के लैक्टोज के एंट्री करने के बाद, ठीक. और जो ट्रिप्टोफैन था वो पहले से मौजूद था उसमें, बस उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से वो स्टिमुलेट हुआ था. तो फर्स्ट तो वो हो गया कि वो न्यू मेटाबोलाइट की एंट्री से हुआ है लैक ऑपेरॉन इंडक्शन, एंड रिप्रेशन वाज ऑलवेज देयर, बट उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के बाद वो स्टिमुलेट हुआ था. फर्स्ट हो गया. सेकंड था कि इंडक्शन ऑपरेट्स इन कैटाबोलिक रिएक्शंस जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, एंड रिप्रेशन ऑपरेट्स इन एनाबोलिक रिएक्शंस जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस. दो हो गए. तीसरा क्या था कि जो अपना लैक ऑपेरॉन जो था वो लैक्टोज के प्रेजेंस में, लैक्टोज आ जाने की वजह से उसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हैपन हो रहा था, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन चालू हो रहा था. लेकिन अपोजिटली रिप्रेशन में क्या हो रहा था? रिप्रेशन में वो बंद हो रहा था ट्रिप्टोफैन की मौजूदगी की वजह से. ठीक है, हो गए पूरे क्लियर? अरे हो गए ना क्लियर? चलो ठीक है. आज अपन स्टार्ट करते हैं जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स. अभी तक अपन ने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा. प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? 4 तरह की जीन होती है. तो यूकैरियोट्स में क्या होता है वो आज पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन थोड़ा सा उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. क्यों होता है? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिफरेंशिएशन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सबका डिफरेंशिएशन थोड़ा अपर लेवल का होता है, तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. लेकिन शुक्र मनाओ कि आपकी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के लिए उन्होंने सिर्फ एक रफ चार्ट बताया यहाँ पे, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बता देगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की फॉर्म में, प्रोटीन सिंथेसिस में. तो आज अपन को एक रफ फ्लो चार्ट पढ़ना है इसमें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जैसे ही प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया था कि 4 तरह की जीन होती है, यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन के लिए होती 4 तरह की जीन है, लेकिन 2 जीन्स को यहाँ पे साइट से डिनोट करते हैं, दैट इज सेंसर साइट एंड रिसेप्टर साइट. एंड 2 तरह की इंटीग्रेटेड जीन होती है और एक प्रोड्यूसर जीन होती है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. उनको ऐसे डिनोट करते हैं. आ गया समझ में? जैसे डीएनए के सेगमेंट पे अपन कैसे करवा रहे थे, पीपो, PIPO, एंड स्ट्रक्चरल जीन दैट वाज ZYA. इसी तरीके से इसमें ये एक फाइन पैटर्न होता है, पैटर्न पैटर्न होता है, जिस तरीके से इसको डिनोट करते हैं. अब फर्स्ट है अपनी सेंसर साइट. सेंसर साइट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटर जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ न्यू मेटाबोलाइट. क्या बोला मैंने ये बोला जो सेंसर साइट है वो इंटीग्रेटर जीन जो कि ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करने के लिए जरूरी है, उसके एक्टिवेशन के लिए सेंसर साइट जरूरी होती है. सेकेंड वन इज इंटीग्रेटेड जीन. इंटीग्रेटेड जीन जस्ट लाइक रेगुलेटरी जीन इन प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन. रेगुलेटरी जीन वहां प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन में क्या कर रहा था? एक तरह का इनहिबिटरी प्रोटीन बना रहा था. इनहिबिटरी प्रोटीन बन रहा था जो कि ऑपरेटर जीन से जाके उसको रेगुलेट कर रहा था. तो रेगुलेटर जीन का भी यहाँ पे यही काम होता है.
इंटीग्रेटर जीन का रेगुलेटर जीन के साइमल्टेनियसली ही एक जैसा ही काम होता है। अब नेक्स्ट वन इज रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट यहाँ पे ऑपरेटर जीन की तरह काम करता है। ऑपरेटर जीन क्या कर रहा था? ऑपरेटर जीन विच वॉज बाइंड विथ इनहिबिटरी जीन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज स्लाइडिंग, ये कर रहा था उसमें। तो इसमें ये होता है कि रिसेप्टर साइट जो होती है ना, वो भी ऑपरेटर जीन की तरह काम करती है। और प्रोड्यूसर जीन जस्ट लाइक स्ट्रक्चरल जीन इन प्रोकैरियोटिक जीन। अब ये मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन है बता दिया, इससे कुछ मतलब नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपकी शीट में मेंशन है। ओके, बात करते हैं वहां पे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। सेंसर साइट है, ठीक है। सेंसर साइट में क्या होता है कि सबसे पहले सेंसर साइट किसी प्रोटीन और हार्मोन के प्रति बहुत सेंसिबल होती है। जैसे ही इसको प्रोटीन और हार्मोन सराउंडिंग में मिलता है, ये स्टिमुलेट हो जाती है, इट मीन्स एक्टिवेट हो जाती है। तो मानो ये अपना प्रोटीन है, या तो प्रोटीन है या फिर हार्मोन है। ओके, इसने इसको स्टिमुलेट किया। चलो, ये इसने इसको स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट होते ही सेंसर साइट क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होते ही वो इंटीग्रेटर जीन को सिग्नल्स देती है। क्या सिग्नल्स देती है? सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। सिग्नल्स देती है कि अब तू मैसेंजर आरएनए बना। और जो इंटीग्रेटर साइट है, जैसे ही सिग्नल मिलता है एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होते ही वो बनाता है मैसेंजर आरएनए। लेकिन इस इंटीग्रेटेड जीन के द्वारा बनाया गया मैसेंजर आरएनए को बोलते हैं एक्टिवेटर मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन होता है कन्वर्जन ऑफ जीन इनटू द मैसेंजर आरएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। स्टार्ट हो गया। बट ये बताओ, ये प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन हुआ? प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन मींस कन्वर्जन ऑफ जीन इनटू मैसेंजर आरएनए, नॉट एक्टिवेटर आरएनए। तो इस एक्टिवेटर आरएनए को मैसेंजर आरएनए, प्रॉपर मैसेंजर आरएनए में बदलने के लिए इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा रिसेप्टर जीन को, रिसेप्टर साइट को। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये यहाँ आ जाती है। ये मैसेंजर आरएनए यहाँ आके इसको सिग्नल्स देती है। जैसे ही इसको रिसेप्टर साइट को सिग्नल्स मिले, रिसेप्टर साइट एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होते ही ये प्रोड्यूसर साइट को बोलती है कि अब तुम्हारा काम है कि तुम एक्टिवेटर मैसेंजर आरएनए को चेंज करो उसमें मैसेंजर आरएनए में, ठीक। तो ये इसको देती है चेंज, दैट विल प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। फाइन, आई समझ में प्रोसेस। चलो, इसको थोड़ी सी अपनी सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में आपको नहीं बताया गया है, ना एनसीईआरटी में बताया गया है, ना ही मॉड्यूल में बताया गया है। बट मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि मैम को जो लगेगा कि फायदे की चीज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैम हमेशा लिखेगी, चाहे मैम को कहीं से भी खोजना पड़े आपके लिए। तो मैंने खोज के आपके लिए एक फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाया है। आपको ये राइट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। चलो, होता क्या है? पहला पॉइंट क्या है अपना? पहले पॉइंट में ये है कि हार्मोन और प्रोटीन स्टिमुलेट करते हैं। प्रोटीन और हार्मोन्स विल स्टिमुलेट द सेंसर साइट। सेंसर साइट यहां लिखते हैं अपन, बाइंड टू सेंसर साइट। सबसे पहले यही बताया था मैंने कि प्रोटीन हार्मोन जो है वो सेंसर साइट से बाइंड हो जाते हैं। तो बाइंड होते ही क्या होता है? सेंसर साइट एक्टिवेटेड, देन sensor site will produce signals in the form of amino acids to integrator site. Sensor site produce signals
signals to इंटीग्रेटर जीन। इंटीग्रेटर जीन अब क्या करेगा? इंटीग्रेटर जीन विल प्रोड्यूस एक्टिवेटर मैसेंजर आरएनए। Then activator messenger RNA will give signals to receptor site. Fine. Receptor site finally signals देगा producer site को to the formation of messenger RNA. Oh, I'm so sorry. Integrator gene, yes, integrator gene सेंसर साइट सिग्नल्स देगा इंटीग्रेटर जीन को, देन इंटीग्रेटेड जीन क्या करती है? प्रोड्यूस करेगी एक्टिवेटर जीन को, ठीक। फिर ये सिग्नल्स जाएगा प्रोड्यूसर जीन के पास। देखो ये प्रोडक्शन है और ये प्रोड्यूसर जीन है, कंफ्यूज मत हो जाना जैसे अभी अभी मैं हो गई कि मैंने क्या लिख दिया। प्रोड्यूसर जीन के पास जाएगा और ये प्रोड्यूसर जीन बनाएगा अपना मैसेंजर आरएनए। हो गया अपना जीन एक्सप्रेशन। यही तो होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, दोनों में क्या होता है कि एट द लास्ट डीएनए से अपन को आरएनए चाहिए, बन गया। यही तो वो ट्रांसक्रिप्शन, यही हो रहा था लैक ऑपेरॉन में, यही हो रहा था ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में। लेकिन ये जो बता रही हूँ मैं इतनी ईजी तरीके से नहीं होता है, नहीं होता है ये इतना इजी तरीके से। इस जो ये मॉडल बता रही हूँ इस मॉडल को बोलते हैं अपन जीन बैटरी मॉडल या फिर ब्रिटन डेविडसन मॉडल। मैं लिख देती हूँ, या तो बोलते हैं इसको जीन बैटरी मॉडल या ब्रिटन डेविडसन मॉडल। आई बात समझ में? ये होता है जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। समझ में आया? प्रोटीन हार्मोन सबसे पहले बाइंड करेगा सेंसर साइड से, सेंसर साइड एक्टिवेट हो जाएगी, दैट विल प्रोड्यूस सिग्नल्स टू इंटीग्रेटेड जीन, इंटीग्रेटेड जीन प्रोड्यूस एक्टिवेटर मैसेंजर जीन, दैट विल प्रोड्यूस सिग्नल्स टू receptor side that will produce signals to producer gene that will format messenger gene, messenger RNA. ओके, चलो आपको एक गुड न्यूज दूं। आपको गुड न्यूज ये है कि मैम आप आज का ये टॉपिक जेनेटिक्स का खत्म करने आई है। टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग अलग होता है और जेनेटिक्स अलग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आई होप कि ये भी लगी होगी, लेकिन जिनको नहीं लगी है, जिनको पकाऊ लगी है, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि मैम आज ये पूरा कंप्लीट करके जाएगी जेनेटिक्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्विकली अपन ना एक एक टॉपिक अब क्विकली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन आता है ह्यूमन जेनेटिक्स। What is the mean by human genetics? A study of genetic character, genetic inheritability, just like on the aspect of like improvement genetics and characteristics inheritance in human being. ठीक है, मतलब ये एक तरह की स्टडी है जिसमें अपन जेनेटिक कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव कर रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं। इसको दूसरी लैंग्वेज में यूजेनिक्स भी बोलते हैं। यूजेनिक्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यूजेनिक्स से ही आता है, ह्यूमन जेनेटिक्स से नहीं आता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, अब ये जो ह्यूमन जेनेटिक्स है तो उसके रिगार्डिंग दो टर्म्स है। एक तो है, पहला है फादर ऑफ यूजेनिक्स,
एंड दूसरा है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। मैं आपको ये वाला जो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है मैं 3 से 4 बार बता चुकी हूं। अगर कोई बच्चा खुद से रिप्लाई करता है इट मीन्स कि उसने सीरियसली में मेरे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से पढ़ा है या सुना है। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स मैंने बता दिया है, जो एल्केप्टोन्यूरिया ब्लैक यूरिन डिजीज के डिस्कवरी की थी जिन्होंने, वो थे दैट वाज ए गैरेड, ये थे। अब ये जो फादर ऑफ यूजेनिक्स थे ना, इन्होंने ही बेसिकली ह्यूमन जेनेटिक्स दिया था। इनको ये थे सेंट फ्रांसिस गैल्टन, सर फ्रांसिस गैल्टन। बेसिकली इन्होंने ही, गैल्टन ने ही पूरा यूजेनिक्स थ्योरी दिया था। इन्होंने ही बताया था कि यूजेनिक्स को अपन 2 तरीके से 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं, दैट इज पॉजिटिव यूजेनिक्स एंड नेगेटिव यूजेनिक्स। अब मतलब क्यों पढ़ने का कारण क्या है? पढ़ने का कारण बेटा बेसिकली पूरे जेनेटिक्स को ही पढ़ने का कारण ये है कि जो अपन को अपने डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो एनिमल में हो या फिर ह्यूमन में हो, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपन चाहते हैं कि ये जनरेशन से जनरेशन आगे बढ़े और इनमें म्यूटेशन भी हो तो इनमें फायदेमंद म्यूटेशन हो, अनडिजायरेबल ना हो कि अपन को वहीं पर रुक जाना पड़े या फिर उस स्पीशीज को, ऑफस्प्रिंग को सोसाइटी से अलग करना पड़े, जीन पूल से अलग करना पड़े। तो बेसिकली कारण यही होता है कि वो सबकी स्टडी करे। अब वो स्टडी करने के डिवाइसेस भी अलग होते हैं जो मैं बताऊंगी, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस एंड पेडिग्री एनालिसिस, स्टेटिस्टिकली एनालिसिस एंड ह्यूमन कैरियोटिप। दीज 3 आर डिवाइसेस फॉर द ह्यूमन कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूजेनिक्स क्या है। चलो, पॉजिटिव और नेगेटिव यूजेनिक्स बेसिकली ये है कि पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में ये होता है कि बेसिकली कि जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको किसी भी मेथड से अपन एक से दूसरी जनरेशन में फ्लो करते रहें। अब ये कैसे हो सकता है? दैट विल अचीव्ड थ्रू जेनेटिक काउंसलिंग से भी हो सकता है। दूसरा होता है सिलेक्टिव मेटिंग। सिलेक्टिव मेटिंग मतलब कौन से फीमेल में कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो डिजायरेबल है अपन को, कौन से मेल में जो परफेक्शनिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों को मेटिंग, सेलेक्टिव मेटिंग से करवा के आगे ऑफस्प्रिंग मिलना। ठीक है, ये 2 तरीके से। तीसरा होता है मैरिज कंट्रोल करना, मतलब एक सही एज आने पे अपन मैरिज करवा देना किसी कपल की। हाँ, और चौथा होता है कि फ्रीडम फ्रॉम सोशल बॉन्डिंग। फ्रीडम फ्रॉम सोशल बॉन्डिंग क्या होता है कि ऐसा नहीं हो कि सोशल प्रेशर की वजह से किसी के साथ मीटिंग करना पड़े और मीटिंग के बाद में एकदम अनडिजायरेबल या फिर लॉस में हो, जैसी ऑफस्प्रिंग मिले जिसकी वजह से आगे पूरी जनरेशन को उस चीज को सफर करना पड़े। ये 4 पॉइंट बताए कैसे पॉजिटिव यूजेनिक्स के लिए, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हेरिडिट करने के लिए अपन जिस स्टडी को करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव यूजेनिक्स। अब ये पॉजिटिव यूजेनिक्स के लिए कौन कौन से मेथड को अपनाया जाता है, वो है सिलेक्टिव मीटिंग, ठीक है। दूसरा है मैरिज इन प्रॉपर या फिर बोलते हैं सर्टेन एज पीरियड। फिर तीसरा अपन ने बताया था फ्रीडम फ्रॉम सोशल बॉन्डिंग एंड चौथा अपना था जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग मतलब अवेयर करना कि कैसे 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 क्या करना है या फिर कैसे एक ऑफस्प्रिंग में कैसे आगे पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक आगे बढ़ते हैं उसके प्रति अवेयर करवाना, ठीक है। और ये एक दूसरे मेथड्स होते हैं जस्ट लाइक होते हैं एक ओवम और स्पर्म दोनों को बॉडीज के बाहर जैसे इन विट्रो फर्टिलाइज करवाते हैं अपन, सर्टेन बाहर स्टेरिलाइज
अब एनवायरनमेंट देके उस तरीके से भी करा सकते हैं, या फिर प्रॉपर कंट्रोल्ड इंसेमिनेशन, मतलब स्पर्म को बाहर लेके फिर फीमेल ट्रैक्ट में इंड्यूस करवाना, इंसर्ट करवाना, दैट इज कॉल्ड सर्टेन इंसेमिनेशन। इससे भी अपन पॉजिटिव यूजेनिक्स को बढ़ावा दे सकते हैं। अब आता है नेगेटिव यूजेनिक्स। नेगेटिव यूजेनिक्स में ये होता है कि जो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको उसी ऑफस्प्रिंग तक रोक लेना, आगे ना बढ़ने देना। ठीक है, कैसे नहीं बढ़ने देंगे? बर्थ कंट्रोल से भी हो सकता है। आगे कैसे कैसे नहीं बढ़ सकता है? बर्थ कंट्रोल से भी हो सकता है, या फिर मैरिज कंट्रोल से भी हो सकता है, या फिर उसको सेग्रीगेट कर दे। उसको सेग्रीगेट मतलब एक पूरा जीन पूल है, एक पूरा सोशल बॉन्डिंग है, उससे थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देना, ताकि उससे मैरिज नहीं हो पाएगी या फिर मेटिंग नहीं हो पाएगी, तो आगे से आगे वो जेनेटिक कैरेक्टर्स मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव में होता है रोकना और पॉजिटिव में होता है एनहांस करना। किसको? एनहांसमेंट ऑफ पॉजिटिव जेनेटिक कैरेक्टर्स विच इज डिजायरेबल। ओके, और वो होता है अनडिजायरेबल को रोक देना एक पीढ़ी तक की। बात समझ में आई? चलो, अब इतना होने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत टफ हो जाता है ह्यूमन के अंदर इस तरह की स्टडी को परफॉर्म करना। क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज ये होता है कि ह्यूमन की बॉडी, ह्यूमन जो सेल्स होती है वो बहुत छोटी होती है। उस छोटी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत टफ हो जाता है स्टडी करना। दूसरा होता है कि ह्यूमन की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत बड़ी होती है। अब बड़ी लाइफ, जैसे पी प्लांट था, मेंडल ने लिया था, क्योंकि लाइफ साइकिल छोटी होती है तो वो जनरेशन टू जनरेशन बहुत स्टडी कर सकता है किसी भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के इनहेरिटेड होने के लिए। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है। तीसरा ये होता है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, तीसरा उसमें लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अब जैसे चूहे पे कर सकते हैं, या फिर रेट्स पे कर सकते हैं, ड्रोसोफिला पे कर सकते हैं, कि अगर मर भी गया एनिमल या फिर प्लांट तो फिर अपन को ऊपर कोई केस दायर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, कोई केस नहीं लग जाएगा कि आपने किसी पे एक्सपेरिमेंट करके उसको मार दिया, रादर देन कि वो एक ना एक्सटिंक्ट स्पीशीज नहीं हो या फिर वल्नरेबल स्पीशीज नहीं हो, उसका केस अलग हो जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में कोई नहीं होगा ना जो बोलेगा चलो मेरे बच्चे पे जाके एक्सपेरिमेंट कर लो या फिर मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर लो, ऐसा नहीं होता ना। इसी वजह से बोल रही हूँ मैं कि ह्यूमन में एक्सपेरिमेंट करना बहुत टफ होता है। और चौथा होता है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत कम होती है ह्यूमन बीइंग में। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अदर एनिमल किंगडम की बजाय कम होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत टफ हो जाता है कि किसी भी प्रोजेनी के अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार स्टडी करना। ओके, और फिर पांचवा होता है कि ह्यूमन बीइंग में किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉरवर्ड करने के लिए वो एक इंडिविजुअलिटी हेटेरोजाइगस होता है। लेकिन जो भी अपन स्टडी करते हैं तो फिर वो हेटेरोजाइगस होता है बहुत सारे, मतलब 90% केसेस में किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर की हेरिडिट होने के लिए, इनहेरिटेंस होने के लिए वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में होता है। और बेसिकली अपन को होमोजाइगस डोमिनेंट इन होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म निकालने के लिए अपन को ह्यूमन बीइंग की सेल्स में वो क्रोमोसोम्स की कमी आ जाती है, तो वो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट होने के बावजूद भी एकाध जो पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये परफॉर्म करने की हिम्मत की जाती है, वो है कि जो हीमोफीलिया हुआ या फिर एल्बिनिज्म हुआ या फिर ये पॉलीडेक्टाइली इन फिंगर्स हुआ, ये सारे जो सिकल सेल एनीमिया हुआ, ये जो बहुत ऑटोसोमल रिसेसिव बोल सकते हैं या फिर एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, ये सब जो इनहेरिट हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इनको परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बीइंग को ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो उनका लाइफ स्पेन है ना वो बहुत लंबा होता है।
तो उस लंबे लाइफ स्पेन में अपन देख सकते हैं कि कैसे कैसे म्यूटेशन के थ्रू भी चेंजेस आ रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के थ्रू। ठीक है, एक तो रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। फिर दूसरा होता है कि एबनॉर्मेलिटीज़ होती ना, जैसे नॉर्मली तो जो हो रहा है वो 21, जैसे चूहे में अपन ने कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाए तो 20 से 30 अगर अपन जनरेशन्स देखते हैं तो अपन को सारी सिमिलरिटीज़ ही दिखेगी। एक फर्स्ट और एक लास्ट या फिर सेकंड लास्ट, उनमें जाके अपन को दिखेगा कि हाँ यार चेंजेस आया है, और सब में सिमिलरिटीज़ दिखेगी क्योंकि वो बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए जनरेट होते हैं फिर आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में ये होता है कि बच्चा जन्म लेता है, फिर उसकी प्यूबर्टी फेज आती है, फिर उसका एडोलसेंस आता है, फिर उसका रिप्रोडक्शन टाइम आता है, फिर वो एक न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद में उसमें मिनोपोज आता है, उसके बाद में उसके अंदर एक वो बुढ़ापा आता है। तो चेंजेस जो होते हैं ना, एबनॉर्मेलिटीज होती है ना, वो स्टडी करना इजी हो जाता है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अपना टॉपिक एक आता है यूजेनिक्स और दूसरा आता है यूफेनिक्स। यूजेनिक्स मैंने बताया द स्टडी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर एस्पेक्ट लाइक इम्प्रूवाइजेशन इन जेनेटिक कैरेक्टर्स इन ह्यूमन बींग्स। यूजेनिक्स, ठीक है। यूफेनिक्स क्या होता है, यूफेनिक्स होता है गुड अपीयरेंस या फिर नॉर्मल अपीयरेंस। अब गुड अपीयरेंस और नॉर्मल अपीयरेंस क्या होता है, यूफेनिक्स होता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद में उसके अंदर जो एबनॉर्मलिटी फिनोटाइप है उसको चेंज करने की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड यूफेनिक्स। दोनों एक दूसरे से चेंज है, मतलब अगर कोई अनडिजायरेबल चीज आ गई है और जिसको रिमूव किया जा सकता है फिनोटिपिकली, नॉट जीनोटिपिकली। जीनोटिपिकली रिमूव नहीं किया जा सकता रादर देन म्यूटेशन, बट फिनोटिपिकली चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यूफेनिक्स। समझ में आई बात? चलो आज अपन न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। जेनेटिक्स के मैंने बताया था ना कि मैं आपको लास्ट में न्यूमेरिकल भी कराऊंगी। अब है डिवाइसेस यूज्ड इन, कौन कौन सी डिवाइसेस है जो ह्यूमन जेनेटिकल स्टडीज को परफॉर्म करने के लिए यूज में आती है, कैसे अपन एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसमें अपना पहला है, ये तीन है, पहला है पेडिग्री एनालिसिस, दूसरा है स्टेटिस्टिकली एनालिसिस और तीसरा है अपना ह्यूमन कैरियोटाइप। इन तीनों में से जो मैं पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाने वाली हूँ, बच्चा मान के चलो 2 क्वेश्चन पक्के हैं नीट एग्जाम में इसके, और जो मैं बोल रही हूँ न्यूमेरिकल पोर्शन, वो न्यूमेरिकल पोर्शन पेडिग्री एनालिसिस में से एक आना फिक्स है, चाहे आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो। तो आज अपन पेडिग्री एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ कराऊंगी मैं कि आपको यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें से जो ये जो पेडिग्री वाले क्वेश्चंस है, अगर आप जस्ट 1-2 मिनट में ही सॉल्व कर लोगे या फिर 1-2 मिनट से कम में ही सॉल्व कर लोगे तो ये टाइम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में दे पाओगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप टाइम दे पाए तो वही बच्चा स्कोर पर कर पाएगा, वही बच्चा रैंक ला पाएगा। ठीक है, तो ट्रिक के साथ पढ़ना जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो पहला है अपना पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस होता यह है कि पेडिग्री एनालिसिस किसको बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस इसको बोलते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी तरीके के कैरेक्टर्स या फिर किसी तरह की डिजीज या फिर किसी तरह का डिसऑर्डर अगर ट्रांसफर हो रहा है, ऑफस्प्रिंग में आएगा, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आएगा ही आएगा, तो उसकी स्टडी अपन कैसे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का फायदा क्या हुआ, जो वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अपन पता कर सकते हैं, वो प्री डिटरमाइन कर सकते हैं कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बन रही है उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पक्के से आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे पहली बात ये आएंगे, तो अगर पेरेंट्स में वो चीज डोमिनेंट है तो पक्के से आएंगे, रिसेसिव है तो अगर मतलब किसी पेरेंट्स के अगर 4 ऑफस्प्रिंग बन रही है,
4 बच्चे उनके पैदा हो रहे हैं। तो अगर डोमिनेंट है, दोनों में कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है, जैसे मदर और फादर दोनों के काले काले बाल है, ब्लैक कलर के हेयर्स है, दोनों के ब्लैक कलर के हेयर्स है, ठीक है, तो डोमिनेंट है वो भी। अगर दोनों के ब्लैक कलर के हेयर, दोनों के क्रोमोसोम्स अगर डोमिनेंट है तो ये श्योर है कि उनके चारों बच्चों के ब्लैक कलर के हेयर्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनके दोनों पेरेंट्स में से एक में हेटेरोजाइगस और एक में होमोजाइगस है, तो अपन श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं कि चारों में से कौन से बच्चे में ब्राउन या फिर कौन से अलग कलर, ब्राउन या फिर ग्रेइश कलर के, या फिर जिस तरीके के बाल उसमें है, शेप भी हो सकता है बाल का, कर्ली भी हो सकते हैं बाल, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से बच्चे में आने वाला है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जैसे अपनी डायबिटीज हुई, शुगर बोलते हैं ना, ये शुगर पेशेंट है, इसकी मम्मी को शुगर था इसलिए इसको भी शुगर है, इसके फादर को शुगर था इसलिए, क्यों? ये पेडिग्री एनालिसिस है। ये पेडिग्री एनालिसिस से ही पता चला है कि जो डायबिटीज मेलाइटिस रोग है, डिसऑर्डर है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा ही वो, क्योंकि वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो एक्स तो दोनों ही, पूरा खेल ही एक्स वाई और एक्स एक्स का है, तो अगर एक्स एक्स जहाँ मिल गया या फिर एक्स वाई जहाँ मिल गया, जो कि अफेक्टेड जीन्स है, जो कि अफेक्टेड क्रोमोसोम्स है, तो वो पक्के से न्यू जनरेशन्स में वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो डोमिनेंट फेज में है कि रिसेसिव फेज में है। रिसेसिव फेज में है तो वो फिर कैरियर भी हो सकती है मदर, या फिर अगर वो रिसेसिव डोमिनेंट फेज में है तो फिर वो अफेक्टेड भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो, पेडिग्री एनालिसिस का आपसे थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। थ्योरी देखना है तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, 4-5 लाइन दे रखी है उसमें। उसके बाद स्टार्ट होता है पेडिग्री एनालिसिस के लिए सिंबल्स दिए हुए हैं। उन सिंबल्स को मैं यहाँ पे लिखाऊंगी अभी आपको। उस सिंबल्स को आपको देखना है कि वो सिंबल्स किस तरीके के हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि फ्लो चार्ट क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उसको देखेंगे अपन। फ्लो चार्ट क्वेश्चंस में कि मैं अभी लेके आई हूँ आपके लिए, मैं बहुत अच्छा कलेक्शन लेके आई हूँ क्वेश्चंस का, वो आपको देख के पता चलेगा। तो पहले मैं आपको सिंबल्स बताती हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सिंबल्स। अगर स्क्वायर फॉर्म में दे रखा है दैट इज मेल, सर्किल में दे रखा है फीमेल, ठीक। और अगर ऐसे दे रखा है दैट इज सेक्स अनस्पेसिफाइड। ओके, अगर इसी चीज में मेल में अगर ये चीज दे रखी हो कि ये या तो पूरा, या तो ये ऐसे दे रखा हो, या फिर ये ऐसे पूरा डार्क बनाया हुआ हो, समझ रहे हो ना, तो ये फिर अफेक्टेड मेल हो गया। ये अफेक्टेड मेल हो गया। इसी तरीके से अगर ये फीमेल भी ऐसी हो तो फिर ये अफेक्टेड फीमेल हो गई। फाइन, आई बात समझ में। और सेक्स अनस्पेसिफाइड का कुछ पता नहीं। अब एक नेक्स्ट जरूरी होती है कि आपको मैं ये बताऊं कि जैसे ये मेल है, ये जो कनेक्शन बता रही हूं, ये कनेक्शन जो लाइन मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की है, इसका मतलब होता है दोनों का क्रॉस। लेकिन क्रॉस बोलना ह्यूमन बींग्स के अंदर बड़ा अनएथिकल लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसको अपन बोल सकते हैं एक तरीके से, या तो रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, या फिर सेक्स बोल सकते हैं, या फिर मैरिज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मैरिज से डिनोट किया है। अब जो हॉरिजॉन्टल होता है वो मैरिज को शो करता है, लेकिन जो ये वर्टिकल होता है वो ऑफस्प्रिंग को, प्रोजेनी को शो करता है कि ये 4 बच्चे इनके पैदा हो रहे हैं। अब चारों बच्चों में ये फर्स्ट नंबर पे लड़की पैदा हुई है, दूसरे नंबर पे लड़की पैदा हुई है, तीसरे नंबर पे एक लड़का और चौथे नंबर पे एक लड़का।
इसका मतलब यहां से स्टार्ट होगी तो ये सबसे बड़ी डॉटर है, दूसरी बड़ी डॉटर सेकंड नंबर डॉटर, थर्ड वन बॉय, फोर्थ वन बॉय, ऐसा मतलब होता है इस तरीके से लिखने का। आई बात समझ में? ये होता है एक तरह का पैटर्न जिसको इसको डिनोट करते हैं। अब मैं होमोजाइगस और डाइजाइगस और मोनोजाइगस ट्विंस बता देती हूँ। डाइजाइगस मोनो याद रखना, डाइजाइगस ट्विंस में तीन तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। डाइजाइगस ट्विंस में होता यह है कि दो स्पर्म्स दो तरह के ओवम से फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो दो तरह के ओवम में फर्टिलाइज करेगा दो स्पर्म, तो दोनों स्पर्म XX भी हो सकते हैं, दोनों स्पर्म एक X और एक Y भी हो सकता है ना। तो तीन तरह की प्रोजेनी बनेगी, या तो वो दोनों लड़के भी हो सकते हैं, या फिर वो दोनों लड़की भी हो सकती है, या फिर वो एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है कि एक ही ओवम होता है जिसमें दो स्पर्म आके एक ही ओवम एक स्पर्म के साथ फ्यूज होता है, लेकिन जब क्लीवेज होता है, जब मेटाफिजिक प्लीट बनती है, तब दोनों अलग हो जाते हैं, तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे। तो जो सेक्स एक में होगा वही दोनों में बट जाएगा। तो मतलब अगर गर्ल चाइल्ड है तो दोनों गर्ल होगी, अगर बॉय चाइल्ड है तो दोनों बॉय होंगे, ठीक है। तो उनको डिनोट कैसे करते हैं? उनको डिनोट करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर रही हूं, इसका मतलब ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। आई बात समझ में? दैट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। बेसिकली ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आता है डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक, लेकिन कभी पेपर को इजी लेवल पे जेनेटिक्स देने के लिए ये आपको पैटर्न ही दे देगा और बोलेगा कि ये व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ दिस। तो फॉर्म तो मतलब कौन सा हुआ, कौन से फॉर्म का एग्जाम्पल है ये? दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। और ये होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। मैंने बताया कि तीन तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस में, ठीक है। तो ये दो गर्ल्स, दो बॉयज, वन गर्ल एंड वन बॉय, दैट इज डाइजाइगोटिक ट्विंस। आई बात समझ में? बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही समझ लेना इंपॉर्टेंट है। अब ये होता है, अब मैं इससे रिलेटेड जो आपको न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं। आज मैंने बताया आपको कि आज कंप्लीट करके जाना है, तो जो आगे के पढ़े अपन ने मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड, उससे रिलेटेड भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ मैं। तो बस करते जाना, समझते जाना। देखो बच्चा, देखो ये होता है पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट। ये आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये किस तरह की क्या बोलते हैं डिसऑर्डर है जो इनहेरिट हो रही है। ये मतलब किस तरह का डिसऑर्डर इसमें इनहेरिट हो रहा है। क्या ये एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल है, एक्स लिंक्ड कौन सा है ये, किस तरीके के, एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रिसेसिव है, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिट हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि किस तरह की डिजीज आगे इनहेरिट हो रही है जनरेशन टू जनरेशन। अब देखो, हर टीचर का अलग फंडा होता है, किसी टीचर को भी नहीं पता है एक सर्टेन फंडा जिस फंडे से क्विकली आंसर आ जाए। लेकिन ये होता है कि हर टीचर अपना अपना आपको खुद के जो बनाए हुए मेथड है वो आपसे शेयर करता है। तो मैं आपसे एक खुद के मेथड शेयर करने वाली हूँ। ऐसे क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले घबराना मत कि इतना लंबा चौड़ा है, बहुत कैलकुलेशन होगा, बंद करो इसको। नहीं, बिल्कुल मत करना। जानबूझ के बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है बच्चे के थोड़े से दिमाग को चेक करने के लिए कि बच्चा अपने आप को कैसे कंसंट्रेट या फिर बैलेंस रख पा रहा है, ठीक है।
अब बात अपनी आती है कि अपन को शुरुआत कहाँ से करनी है। ठीक है, इसमें अपन को क्वेश्चन दे दिया कि इसमें कौन सा डिसऑर्डर है जो इनहेरिट हो रहा है, तो अपन को वो निकालना पड़ेगा कि कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है इनहेरिट। तो पहला स्टेप है इसके अंदर कि ये देखो कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो हर जनरेशन में है या फिर ऑल्टरनेट जनरेशन में है। अब मैंने बताया था आपको कि ये तो नॉर्मल होता है और ये अफेक्टेड होता है, मतलब जो डॉटेड या फिर लाइन से दिखा दिया मैंने या फिर पूरा काला करके दिखा दिया, दैट इज अफेक्टेड इंडिविजुअल एंड दैट इज नॉर्मल इंडिविजुअल। ये दोनों हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, ये इसकी ऑफस्प्रिंग है, 1 2 3 है, ये 4 या 5 नहीं है, जो इससे कनेक्टेड है वही है, ये तो आउटसाइडर्स है। ठीक है, इसके साथ मीटिंग या फिर शादी है, इसके साथ मैरिज है। ठीक है, इससे अपन को मतलब नहीं है, अपन को पेरेंट्स और उसकी प्रोजेनी से मतलब है। सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 है कि सबसे पहले देखो कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है क्या वो सारी जनरेशन्स में है या फिर बीच में एक जनरेशन स्किप हो रही है। जैसे अफेक्टेड जनरेशन नहीं है जनरेशन, अफेक्टेड जनरेशन पता चला स्किप हुई नहीं हुई। अगर यहां होके यहां होती, बीच वाले में एक भी अफेक्टेड जनरेशन नहीं होती तो स्किपिंग ऑफ अफेक्टेड जनरेशन बोल देते उसको। अब याद रखना कि ट्रिक नंबर 1 ये होता है कि अगर सब में कॉन्टिन्यूसली अफेक्टेड जनरेशन आ रही है तो वो मतलब हुआ कि ये डोमिनेंट तरीके का डिसऑर्डर है जो आगे इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 1 लिखो। पहली ट्रिक नंबर 1 लिखो, टू लुक फॉर अफेक्टेड जनरेशन to look for affected individual in each generation। अब मैं ये बोल रही हूं कि हर जनरेशन में अपन को देखना है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल है कि नहीं है। होता है इसका मतलब डोमिनेंट है, नहीं होता है मतलब बीच वाला छूट गया, नहीं हुआ स्किप हो गया, इसका मतलब वो रिसेसिव है। तो दो तरीके का हो गया, एक हो गया डोमिनेंट और दूसरा हो गया रिसेसिव। डोमिनेंट और दूसरा हो गया रिसेसिव। आई बात समझ में? ठीक है, अब डोमिनेंट और रिसेसिव ये भी एक तरीके से होते हैं कि ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है। होते हैं ना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो वो कैसे पता चलेगा? वो बताओ। वो इस तरीके से पता चलेगा कि डोमिनेंट में अगर ऑटोसोमल होगा या फिर सेक्स एक्स लिंक्ड होगा। डोमिनेंट में अगर ऑटोसोमल होगा तो किसी तरह का पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। मतलब पैटर्न फॉलो मतलब याद करो, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पढ़ाई थी मैंने। क्या पढ़ाया था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में? कि अगर फादर से कोई जीनोटिपिक कैरेक्टर फादर से डॉटर में आता है, फिर डॉटर से ग्रैंडसन में जाता है, दैट इज होलेंड्रिक टाइप का था ना क्रिस क्रॉस जनरेशन में। वो क्या था? वो सेक्स लिंक्ड था। तो अगर फादर से डॉटर में आ रहा है, जैसे फादर से ये डॉटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इस तरीके को बोलेंगे अपन एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो, फादर से डॉटर से वापस इसके सन में आ रहा है, तो ये होलेंड्रिक टाइप का हो गया ना, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये हो गया सेक्स लिंक्ड। क्या लिखा मैंने? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट अगर है तो वो हर जनरेशन में शो होगा, क्योंकि डोमिनेंट है तो हर जनरेशन में होगा। और सेक्स लिंक्ड है तो वो फादर से डॉटर में जाएगा, मदर से सन में जाएगा। और ऑटोसोमल है तो किसी तरह का पैटर्न फॉलो नहीं होगा, वो डॉटर और सन दोनों में जाएगा, या फिर वो दोनों में से एक में भी जा सकता है, डॉटर और
सन बोथ। आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर रिसेसिव है, रिसेसिव का मतलब क्या था? रिसेसिव का मतलब होता है स्किपिंग ऑफ जनरेशन, मतलब एक जनरेशन स्किप हो रही है। यहां पे मैंने क्या लिखा है रिसेसिव के लिए? स्किपिंग ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल इन अ जनरेशन, मतलब ऑल्टरनेट जनरेशन में अफेक्टेड जनरेशन का मिलना, अफेक्टेड इंडिविजुअल का मिलना, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। अब रिसेसिव के भी दो फॉर्म हो गए, डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल एंड एक्स लिंक्ड। वही होगा कि अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है कि फादर से डॉटर में और मदर से सन में, तो वो होगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, और अगर ऑटोसोमल है तो वो दोनों में आएगा। मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक बता दी है आपको, आप इसको नोट कर ले और बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग में नोट कर ले कि आपको समझ में आ सके। ये 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है टू लुक फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन। अफेक्टेड इंडिविजुअल कौन हो सकता है? या तो फादर भी हो सकता है, या फिर मदर भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक, पहले ये देखना कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अगर वो हर जनरेशन में मौजूद है अफेक्टेड इंडिविजुअल, दैट इज डोमिनेंट फॉर्म। एंड अगर वो स्किपिंग हो गई है, बीच वाली जनरेशन में नहीं रहा है, जैसे 3 जनरेशन अपन स्टडी की 1 2 3, तो बीच वाली में नहीं है तो वो रिसेसिव हो गया। फिर ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड होता है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन में आता है ये अफेक्टेड मेल है, ये अफेक्टेड फीमेल है, इसको फादर बोल दे, फादर मदर, दोनों अफेक्टेड है, दोनों अफेक्टेड है, अगेन अफेक्टेड है, और फिर इसमें नहीं है कि नहीं? लिखा भी नहीं, हाँ नहीं है। ठीक है, तो अपन को तो लगातार 2 में है, इट मीन्स ये डोमिनेंट है। चलो पहले ये लिख लो कि ये डोमिनेंट है। आई बात समझ में? अब ये डोमिनेंट है तो ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है, ये कैसे पता चलेगा? ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड होगा तो एक पैटर्न होगा। पैटर्न है क्या? पैटर्न है क्या? पैटर्न होने का मतलब ये होता है कि मदर से वो जाए सन में और फादर से वो जाए डॉटर में। तो अपन को इससे पता ही नहीं चल रहा है कि इन दोनों में से कौन सा किस में आया है। तो अगर कहाँ पे श्योरिटी नहीं हो तो इसको छोड़ दो, इस पैटर्न को छोड़ दो, दूसरे वाले पैटर्न पे आ जाओ, इससे जब जुड़ा हुआ है। इससे पता चल रहा है अपन को कि फादर का सीधे फादर का सीधे सन में आ रहा है, फादर का आ रहा है सन में, अफेक्टेड जीन, अफेक्टेड जीनोटाइप। तो ये किस तरीके का हुआ? ये पैटर्न हुआ? नहीं हुआ, तो ये ऑटोसोमल हो गया। अरे आई चीज समझ में? देखो हमारे टाइम पे मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आता था। जब मैं नीट एग्जाम तैयार कर रही थी ना, तो मेरे को ये नहीं समझ में आता था, क्योंकि हमें ऐसे ट्रिक से कभी पढ़ाया ही नहीं गया, बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया। लेकिन मैम आपके लिए खोज के लाई है ये ट्रिक्स, क्योंकि you don't have to spend enough time in consuming that type of questions। कोई जरूरत नहीं है, यहां से टाइम बचाओ और केमिस्ट्री और फिजिक्स को टाइम दो, वही बच्चा रैंक लाएगा। ठीक, तो अब अपन आगे ये चीज समझ में। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे में अफेक्टेड फादर है और इधर अफेक्टेड मदर है। आई समझ में? फिर सेकंड जनरेशन में आते हैं तो भी अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में आते हैं तो भी अफेक्टेड है। तो ये डोमिनेंट हुआ, स्किप नहीं हो रही है एक भी जनरेशन, डोमिनेंट। चलो अब अपन आते हैं कि ये डोमिनेंट है तो ये ऑटोसोमल तरीके का है या फिर सेक्स लिंक्ड है। हाँ, तो आप बताओ। पहले इस पे आते हैं। ये फादर है, फादर से किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है? नहीं, ये आउटसाइडर है फीमेल, ये मेल आउटसाइडर है। इससे सिर्फ 3 प्रोजेनी बन रही है, 1 2 3, पहला बॉय, दूसरी गर्ल, तीसरी गर्ल। तो फादर से किसी में भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अपन श्योरिटी से नहीं बता सकते हैं, इसमें नहीं श्योरिटी से बता सकते हैं, इस पे मूव करो। हाँ,
इस पे मूव करो। चलो यहां देखो फीमेल से किस में आ रहा है, फीमेल से आ रहा है यहां पे गर्ल एंड बॉय दोनों में आ रहा है। तो ये कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, ऑटोसोमल हुआ। चलो ठीक है, ऑटोसोमल हुआ। तो अपन एक बार नेक्स्ट टाइम और स्टडी करते हैं। अगर अपन इसको ऑटोसोमल लिख लेते हैं, जैसे ये मेल है ये फीमेल है, फीमेल का ये XX ले लिया मैंने और ये मेल का ले लिया, ठीक है। यहां पे ये सॉरी यहां पे ये एक आउटसाइडर है, ये सिर्फ मेल में आ रहा है, सिर्फ मेल में आ रहा है। तो ये सेक्स एक्स लिंक्ड हुआ कि नहीं हुआ, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। ये मदर से सन में आ रहा है, ये तो इसकी फीमेल पार्टनर है, ये इससे जुड़ी भी नहीं है। यहाँ पे 3 तरह की प्रोजेनी बनी है, 1 2 3, उसमें से सेकंड वाला जो बॉय है इसमें आ रहा है इसका वाला इनहेरिटेंस। तो आप बताओ कि ये एक्स लिंक्ड होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो एक मैम आपको एक बताना चाह रही है कि एक गोल्डन ट्रिक, ये ट्रिक जो है ये है किसके लिए अप्लाई होगी, 3 जनरेशंस के लिए। अगर 3 जनरेशंस नहीं दी हुई होगी तो अपन को कैसे पता चलेगा कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। 3 जनरेशन होगी तभी तो अपन को स्किपिंग ऑफ जनरेशन पता कर लेंगे अपन, ठीक है। अगर 3 जनरेशन नहीं होती है तो अपन को जीनोटाइप निकालना पड़ता है। जीनोटाइप बहुत जरूरी है निकालना, जीनोटाइप से ही बेसिकली एक फंडामेंटल आइडियल तरीके से अगर पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है तो ट्रिक से नहीं किया जाता है। ट्रिक होता है केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन पेडिग्री एनालिसिस हमेशा जीनोटाइपिक अपीयरेंस से किया जाता है। तो अगर अपन यहाँ पे फंस रहे हैं, अभी तो नहीं फंसे, देखो अभी तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये एक्स लिंक्ड है। चलो नेक्स्ट वाले में फंसाती हूँ मैं आपको, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये हो गया एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। आई समझ में, आई कि नहीं आई। देखो एक बार ऊपर मैम ने बताया कि ये फादर है अफेक्टेड है, उधर वाले में मदर अफेक्टेड है, यहां से इसमें किसी में भी अफेक्टेड जनरेशन नहीं आई तो ये नहीं बोलेंगे रिसेसिव है, क्योंकि इधर आई हुई है तो ये डोमिनेंट है। जनरेशन तो पूरी एक होती है ना। अगर मदर से इसमें बॉय में आया है तो ये एक्स लिंक्ड है, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलो अब मैं नेक्स्ट वाले में फंसाती हूँ आपको।